अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो क्या हमेशा बॉर्डर पर सेना भेजना या बम गिराना जरूरी है? आप यही सोच रहे हैं ना? जी शायद नहीं। आज के जमाने में ना बिना किसी एक भी गोली चलाए किसी भी देश को अंदर से खोखला किया जा सकता है। जानते हैं कैसे? सिर्फ एक चीज से, वो है पैसा। सोचिए, अगर आप अपने फोन पे सुबह सुबह कोई खबर देखते हैं या टीवी पर किसी बड़े आंदोलन का वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या अगर उस आंदोलन को चलाने के लिए करोड़ों रुपए की जो चुपके से किसी ऐसे देश से फंडिंग आ रही है या कोई ऐसा देश चला रहा है जो भारत का कभी भला नहीं चाहता हो? सच में ये बहुत बड़ी डरावनी बात है। और इसी गुप्त खतरे को रोकने के लिए हमारी जो सरकार है उसने एक कानून बनाया और जिसने देश के हजारों संगठनों की रातों रात की नींद उड़ा दी है। इस कानून का नाम है FCR। आज बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ये पूरा खेल क्या है, विदेशों से आने वाला पैसे पर इतनी पाबंदी क्यों है, सरकार ने हाल ही में इसमें क्या नए नियम जोड़े हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये कहानी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल भाषा में हम इसको समझते हैं FCRA क्या है। देखिए, इसका नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है और आसान शब्दों में इसमें आपको कहें तो विदेशों से आने वाला चंदा या दान पर नजर रखने वाला कानून है। अब आप सोचेंगे कि अगर कोई विदेशी संस्थान हमारे देश के किसी NGO को पैसा दे रही है ताकि वो गरीबों की मदद कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? दान लेना कब से गुनाह हो गया? और इसकी एक पुरानी कहानी है। थोड़ा पीछे चलते हैं साल 1976 में। साल 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक बात का बहुत बड़ा डर था। उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिल रही थी ताकि विदेशी ताकतें जैसे अमेरिका या रूस भारत के नेताओं और पत्रकारों और जजों को चुपके से पैसा भेज रही थी ताकि सरकार को अपने इशारों पे नचाया जा सके। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विदेशी हाथ को रोकने के लिए 1976 में पहली बार ये कानून बना और साफ कह दिया गया कि जो लोग देश चलाते हैं जैसे नेता, सरकारी अफसर, जज या मीडिया वाले, तो वो विदेशों से 1 रुपए का भी चंदा नहीं ले सकते ताकि हमारे देश के फैसले हम खुद ले सकें, कोई विदेशी पैसा तय नहीं करे। चलो, नेताओं और मीडियाओं पर तो रोक लग गई, लेकिन इसके बाद विदेशी ताकतों ने एक नया और बिल्कुल लीगल रास्ता ढूंढ लिया और वो रास्ता था NGOs के थ्रू। साल 2010 में आते आते भारत में लाखों NGO खुल गए। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो बहुत सारे NGO हैं वो खराब हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे NGO हैं जो जमीन पे काम भी अच्छा कर रहे हैं और जो उनकी जितनी तारीफ करो वो भी बहुत कम है। लेकिन इसी आड़ में कुछ लोग बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं। विदेशों से अचानक करोड़ों अरबों रुपए भारत के कुछ खास NGO के खाते में आने लगा और सरकार ने जब इसकी जांच की तो पता चला पर्यावरण और मानवाधिकार के नाम पर जो पैसा आ रहा था उसका पैसा भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोकने के लिए किया जा रहा था। जैसे देश में कहीं नया पावर प्लांट बन रहा हो या कोई बड़ी फैक्ट्री लग रही हो तो अचानक वहां पे हजारों लोग विरोध प्रदर्शन करने बैठ जाते थे। बाद में पता चलता है कि उन प्रदर्शनों का फंडिंग विदेशों से मिल रहा है ताकि भारत तरक्की न कर सके और दूसरों पर निर्भर रहे। इसी खेल को देखते हुए 2010 की जो मनमोहन सिंह की सरकार है, इस कानून को कड़ा और कर दिया, जो हर 5 साल में लाइसेंस NGO का रिन्यू करवाना जरूरी समझा गया। और असली धमाका तब हुआ जब 2020 के अंदर सरकार ने FCRA में ऐसे बदलाव किए जिसे NGO सेक्टर पर सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। सरकार ने 3 ऐसे नियम बनाए जिसने पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया। पहली बात यह है कि NGO विदेशों से पैसा लेकर छोटे NGO को बांट देते, इससे सरकार को पता ही नहीं चलता था कि आखिर रुपया कहां खर्च हुआ, कहां चला गया। 2020 में सरकार ने इसे पूरी तरह रोक लगा दी। अब जिसने पैसा लिया है खर्च वही करेगा। और दूसरी बात है, पहले NGO वाले आधे से ज्यादा पैसा अपनी बड़ी गाड़ियों और आलीशान दफ्तरों और बड़ी सैलरी में उड़ा देते थे। सरकार ने अब यह कहा कि ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा, अब आप सिर्फ 20% ही पैसा अपने काम पे खर्च कर सकते हैं और 80% पैसा जनता की भलाई में किया जाना चाहिए। तीसरी सबसे मजेदार बात है कि पूरे इंडिया में चाहे कोई भी NGO हो, अगर उसे विदेश से पैसा मंगाना है तो सिर्फ दिल्ली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच में ही उसे खाता खोलना पड़ेगा। यानी दुनिया से जो भी पैसा आ रहा है वो पहले दिल्ली की इसी शाखा के अंदर आएगा और जहां से सरकार इस पैसे पे सीधे नजर रख सकेगी। इसका असर यह हुआ कि कई बड़े इंटरनेशनल संगठन जो उनका लाइसेंस कैंसिल हो गए और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। और सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ था कि अगर काम सच्चा है तो काम कागजों में भी दिखाओ, अगर कुछ छुपाना है तो यहाँ से बोरिया बिस्तर भी समेट लो। तो यहाँ पे सरकार ने ये बात कही। बात करते हैं आज की क्या स्थिति है इस FCRA बिल में। तो सरकार ने हाल ही में इसमें कई
चेंजेस कर किए हैं और इस कानून को टाइट कर दिया गया है। इसके मुताबिक कोई एनजीओ गड़बड़ी करता है तो सरकार न सिर्फ उसका लाइसेंस छीनेगी बल्कि उसकी प्रॉपर्टी को कैसे संभालना है इसके लिए भी कड़े नियम इस जो एफसीआरए बिल में जोड़ दिए गए। साथ ही अब कोई विदेशी नागरिक एनजीओ का जो बड़े पद है उन पर काम नहीं कर सकता और मॉनिटरिंग अब पूरी तरह डिजिटल और रियल टाइम हो चुकी है। लेकिन अब एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके भी जो लोग इस कानून को सपोर्ट में है उनका कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी कदम है और इसके बिना कोई भी विदेशी देश हमारे लोकतंत्र के पैसे के दम पर खरीद नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका दर्द भी जायज है। उनका कहना है कि इन कड़े नियमों के चक्कर में वो छोटे और जो सच्चे एनजीओ हैं वो पीस रहे हैं, जो गांवों में आदिवासियों या गरीबों के लिए सच में काम कर रहे थे। कागज कार्रवाई इतनी मुश्किल हो गई है कि छोटे एनजीओ के लिए इसको संभालना भारी पड़ रहा है और कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल अपनी आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए भी कर रही है। दोस्तों, पूरी बात का निचोड़ क्या है? क्या सुरक्षा के नाम पर इतने कड़े नियम सही हैं या फिर समाज सेवा का गला घोट रहा है? देखा जाए तो एक देश के तौर पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि विदेशी पैसा हमारे घर में आकर आग लगाए और देश की सब सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन इसके साथ ही जो लोग सच में निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं उन्हें भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कानून कोई मामूली बिल नहीं है। ये देश की सुरक्षा और समाज सेवा के बीच संतुलन बनाने वाली एक बहुत ही बारीकी डोर है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने ये जो सख्त नियम है देश के लिए जरूरी है या इनमें थोड़ी ढील मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूं। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज इसे लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।